जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करते हैं विक्टर हिगो के बारे में। विक्टर हिगो एक अज़ीम दुनिया में जाने-पहचाना नाम है, जिन्हें एक अदीब, एक शायर, एक नावल नगार के नाम से लोग जानते हैं। असल में विक्टर हिगो फ़्रांस के चंद बेहतरीन नावल नगारों में, अदीबों में और शायरों में उनका शुमार होता है। विक्टर हिगो हुमा-जहत शख्सियत के मालिक थे। शायर, अदीब और नावल नगार होने के अलावा वो एक इनकलाबी समाजी रहनुमा और एक सियासी मफक्र के तौर पर भी जाने पहचाने जाते थे। विक्टर हिगो की शख्सियत को जानने के लिए विक्टर हिगो 1802 में पैदा हुए, 1885 में उनका इंतकाल हुआ। विक्टर हिगो की शख्सियत को जानने के लिए मैंने 3 जगहों का इंतखाब किया। उनमें से एक ये जगह है पेरिस में, प्लास दे वोज में। प्लास दे वोज एक बड़ा खूबसूरत शाही जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आकर बैठना पसंद करते हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और उसके अलावा इस यहाँ पर दूसरी मंजिल पर जो मेरे पीछे आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से टिकट लेकर लोग ऊपर उस अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ 2 मंजिल पर विक्टर हिगो का अपार्टमेंट है, जहाँ पर वो 1832 से लेकर 1848 तक 14 साल इस अपार्टमेंट में विक्टर हिगो रहे। विक्टर हिगो के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विक्टर हिगो एक मुसव्वर इंटीरियर डेकोरेटर भी थे। विक्टर हिगो इंटीरियर डेकोरेटर थे, ये जानने के लिए जब हम उसके अपार्टमेंट का विज़िट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके ज़ौक़ है, उसके शौक़ का कि किस तरीके से वो इंटीरियर डेकोरेशन में दिलचस्पी रखता था। यहाँ पर एक एक चीज़ इतने सलीके और तरीके से उसकी चीज़ें पड़ी हुई है। 1851 में नेपोलियन स्वयं के साथ अपने इख्तलाफात की वजह से, सियासी इख्तलाफात की वजह से विक्टर हिगो को यहाँ से जला वतन कर दिया गया और फिर उसकी कुछ चीज़ें बेच दी गई, जिन्हें बाद में इकट्ठा करके 1909 में म्यूज़ियम बनाया गया और तमाम चीज़ों को वैसे ही यहाँ पर लाकर दोबारा रखा गया। ये अपार्टमेंट जब हम अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ पर उसके खतूत, उसके शायरी के नमूने, उसकी पेंटिंग के तमाम चीज़ें यहाँ पर महफूज हमें मिलती हैं। और ख़ास करके वो रेड जो है कमरा है, जिसकी दीवारें रेड पेपर से लगी हुई बनी हुई हैं, उसके अलावा वहाँ पर मुजस्समे रखे जाते थे, उसके अलावा उसके कर्टन रेड थे। विक्टर हिगो को रेड कलर बहुत ही पसंद था। इस अपार्टमेंट को देखने के लिए बड़े ज़्यादा लोग आते हैं। 1905 में फिर इसे दोबारा एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई और अब एक म्यूज़ियम है और यहाँ पर विक्टर हिगो की रखी हुई तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा इस अपार्टमेंट को देखने के बाद हमारी जो दूसरी जगह है वो विक्टर हिगो का अदबी घर है। उसके बाद हम अदबी घर को देखेंगे और उस अजीम जगह को देखेंगे जहाँ फ़्रांस के अजीम तरीन लोग जिस जगह पर दफन है, जिसे पांथियों कहते हैं। इस विज़िट के बाद हम चलते हैं उस जगह पर जिसे विक्टर हिगो का अदबी घर कहते हैं, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा अपनी तसानीफ़ लिखी थी। चलते हैं उस घर को देखने के लिए। जी, विक्टर हिगो के बारे में बात करते हुए अब मैं आपको पेरिस से 35 किलोमीटर जनूब की तरफ बिएव्र एक कस्बा है, वहाँ पर लेके आ गया हूँ। बिएव्र कस्बा जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही पुरफ़ज़ा मुकाम है यहाँ पर। और मैं जिस जगह पर बैठा हूँ यहाँ मेरे पीछे आपको विक्टर हिगो का अदबी घर नज़र आ रहा है। ये अदबी घर एक म्यूज़ियम की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यहाँ पर विक्टर हिगो के हवाले से तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं और अक्सर यहाँ से वो चीज़ें कुछ चेंज करते रहते हैं, वो कुछ चीज़ें दूसरे म्यूज़ियम में जाती रहती है, वहाँ से आती रहती है, लेकिन विक्टर हिगो के हवाले से काफ़ी मवाद यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहता है। विक्टर हिगो यहाँ पर अक्सर पेरिस से बग्गी पर या किसी और तरीके से यहाँ पर अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ आता रहता था। ये जो इस अखबार का मालिक था बर्ताले ने, वो चूँकि एक काफ़ी मशहूर शख्स था, अखबार का मालिक होने की वजह से उसके सियासतदानों के साथ, अदीबों के साथ और दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके साथ ताल्लुकात थे, तो अक्सर यहाँ पर वो महफ़िलें सजाया करता था। तो लोग पेरिस से, दूसरे इलाकों से यहाँ पर उसके दोस्त आया करते थे, उनमें विक्टर हिगो भी हुआ करता था। विक्टर हिगो चूँकि उसका बहुत ही करीबी दोस्त था और उसको ये इजाज़त थी कि वो दिन के किसी वक्त, रात के किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकता है। विक्टर हिगो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ यहाँ आता था और इसके अपने बच्चे भी यहाँ थे, तो अक्सर वो बड़ा ही खुश होते थे यहाँ पर। ये जो पीछे आपको इस इमारत के साथ एक गार्डन नज़र आ रहा है, ये बड़ा खूबसूरत गार्डन है, यहाँ पर अक्सर विक्टर हिगो घूमता था। और उसके अलावा ये नीचे बिल्कुल काफ़ी जगह खुली है, नीचे ढलान बनी हुई है, बड़े अच्छे खूबसूरत दरख्त बने हुए हैं। यहाँ भी अक्सर चहलकदमी करते हुए अपना अदब तख्लीक करता था और कहा जाता था कि दरख्तों के पत्तों पर भी वो शेर लिख लिया करता था और अपने पास महफूज रखता था और बाद में उन्हें किताबी शक्ल में लिखता था। यहाँ जब हम अंदर घूमते हैं तो हमें विक्टर हिगो के हवाले से उसके मखतूते नज़र आते हैं, उसके ख़त नज़र आते हैं, उसकी तहरीरें जो अपने हाथ से लिखी हुए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हमें नज़र आते हैं। और ओरिजिनल किताब जो मिज़रेबल जो है वो वहाँ यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आती है। जब वो इसके मिज़रेबल नावल जो है जब वो
शाया हुआ था तो दुनिया की 9 ज़बानों में उसे शाया किया गया था। यह अपनी मतलब शाया होते ही वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था। विक्टर हिगो जो है वो फांसी के बड़ा ख़िलाफ़ था, फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ बहुत ख़िलाफ़ था। और जब बाद में उसने बहुत ज़्यादा इस हवाले से लिखा था कि अखबारों में, अपनी तहरीरों में, सब कुछ वो बड़ी जद्दोजहद करता रहा था। वो कहता था कि फांसी देने से जो दूसरी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान चली जाती है जिसको आप फांसी देते हैं। इस लिहाज से वो बड़ा ख़िलाफ़ था। बाद में जब फांसी की सज़ा शिराक के दौर में यहाँ पर ख़त्म कर दी गई तो कहा जाता है कि उसके पीछे विक्टर हिगो की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी। ये घर इस लिहाज से बहुत मशहूर है कि यहाँ पर उसकी तहरीरें हमें मिल जाती हैं और उस हवाले से बड़ी खूबसूरत उसके हाथ के लिखे हुए जो नुस्खे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विक्टर हिगो का अपना स्टैचू, जो जवानी का स्टैचू यहाँ पर बना हुआ, और उसके मालिक जो है था बर्तान इस पैलेस का मालिक था, उसका अपना बना हुआ यहाँ पर स्टैचू भी हमें नज़र आता है। तो विक्टर हिगो के मतलब 2 चीज़ें बड़ी मशहूर थी। कुछ उसके जो कहे गए अल्फाज थे वो बड़े मशहूर हो जाते थे। विक्टर हिगो ने जब जलावतनी की अख्तियार की थी, उसे निकाला गया था नेपोलियन 3 से अख्तलाफात की बिना पर, तो वो बेल्जियम में रहा। बेल्जियम में जब वो रहा था तो ब्रसल शहर में रहते हुए उसने वो ब्रसल शहर में जो ग्रांड प्लास है, बड़ी मशहूर प्लास है, वो कहता था कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, और ये अल्फाज उसके बड़े मशहूर हो गए। उसके अलावा अपने मरने से कबल विक्टर हिगो ने कुछ अल्फाज कहे थे, और अल्फाज वो ये थे कि एम से अजीर, फ्रेंच में ये अल्फाज उसने लिखे हुए, और इसका मतलब था कि लव इज़ एन एक्ट, मोहब्बत अदाकारी है। और ये उसके सुनहरी अल्फाज इतने लोगों को पसंद है कि आज इस जो उसका अदबी घर है यहाँ पर उसका वो कमरा, क्योंकि विक्टर हिगो को बहुत ज़्यादा रेड कलर पसंद था, और उसका स्पेशल कमरा यहाँ पर रेड कलर, उसके कर्टन जो है, उसकी दीवारें जो है वो सारी वो यहाँ पर रेड कलर से तैयार की गई। उसके छत, इवन के छत पर भी कपड़ा लगाया गया, और उसका कारपेट जो है वो पिंक और रेड जो है वो उसे बहुत पसंद था। वो सारा कमरा तैयार कर वहाँ पर ये अल्फाज जो है फ्रेम करके रखे गए हैं, एम से अजीर, मोहब्बत अदाकारी है, और उसे अब कौमी ख़जाने का दर्जा देकर यहाँ पर रखा गया है। विक्टर हिगो के हवाले से ये दूसरी जगह थी। मैं चाहता था कि आपको इस जगह का विज़िट करवाऊँ। ये एक बड़ी खूबसूरत जगह थी, और ये यहाँ पर उसकी बड़ी यादें वाबस्ता है विक्टर हिगो की, और अदब की बड़ी यादें यहाँ से वाबस्ता है। और अब हम तीसरे हिस्से में विक्टर हिगो के हवाले से चलते हैं। वो उस जगह पर, वो पेरिस की सबसे प्यारी जगह जिसे बहुत इज्जत दी जाती है, उस जगह को जहाँ पर विक्टर हिगो दफन है। चलते हैं पांथियों को देखने के लिए। जी जी, अब मैं आपको विक्टर हिगो के हवाले से बात करते हुए उस जगह पर लेके आ गया हूँ जहाँ पर विक्टर हिगो को दफन किया गया था। ये इस इमारत को पांथियोन कहा जाता है। पांथियोन ने एक चर्च बनाया गया था 1744 में। लुइस 15 बादशाह था फ्रांस का, उसने इस चर्च को बनवाया था, और इस चर्च को 1744 में बनाकर उसने इसे 1791 में इसको जनेब जो था, यहाँ पर एक शख्स का नाम था जो यहाँ पर तमाम मुक़द्दस मकामात का इंचार्ज था, और उसने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। उसके नाम पर इसको उसे डेडिकेट कर गया इस इमारत को। और इस इमारत, ये जो चर्च था, इसका उस वक़्त ये चर्च का इसका स्टेटस ख़त्म हो गया जब 1851 को विक्टर हिगो की वफ़ात हुई। तो विक्टर हिगो को चूँकि बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी फ्रांस में उस वक़्त भी, उसलिए उसे बाइज़्ज़त तरीके से दफन करने के लिए ये बाहमी तौर पर सोचा गया कि विक्टर हिगो को इस इमारत पांथियोन के अंदर दफन किया जाए। लिहाजा उसे इस चर्च के अंदर नीचे तहखाने में दफन किया गया। उसके बाद इसका वो स्टेटस जो था वो एक चर्च का वो तो ख़त्म हो गया, और विक्टर हिगो के यहाँ पर दफन होने के बाद तकरीबन तमाम इज़्ज़तदार लोग यहाँ पर दफन किए गए। यहाँ पर मशहूर साइंसदान मारी कुरी भी यहाँ पर दफन है। उसके अलावा ब्रेले यहाँ पर दफन है। ब्रेले जिसने अंधे लोगों के लिए वो जो एक ज़बान ईजाद की थी वो यहाँ पर दफन है। रोसो यहाँ पर दफन है। अजीम अदीब वोल्टेयर यहाँ पर दफन है। इस तरह बहुत ज़्यादा और भी मशहूर यहाँ पर जो शख्सियत दफन है, और यहाँ पर दफन होना एक इज़्ज़त समझी जाती है इस पांथियोन में। और ये चूँकि एक चर्च था, बाद में ये प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट लोगों का कब्रिस्तान बन गया, और आज ये इमारत पूरी दुनिया में अपने इस कब्रिस्तान की वजह से मशहूर है, जिन्हें यहाँ पर बड़े मशहूर लोगों को यहाँ पर नीचे दफन किया गया। उसके अलावा एक और जो इस हवाले से, तारीख़ी हवाले से इस इमारत में जो एक तारीख़ यहाँ बताई जाती है वो ये है कि 1851 में लियो फुको जो है उसने इजाज़त मांगी
नेपोलियन बोनापार्ट 3 से कि वो यहाँ पर तजर्बा करना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि ये जो ज़मीन गर्दिश करती है ये किस लिए गर्दिश करती है। ये गर्दिश करती है क्योंकि दुनिया को आज तक पता नहीं था। वो पहली दफ़ा उसने यहाँ पर तजर्बा किया और इसका जो ऊंचा गुंबद है 67 मीटर लंबी, उसने तार लगाकर नीचे 45 किलो का जो गोल एक पेंडुलम जो है वो उसके साथ लगाया और वो पेंडुलम जो है ना वो इस तरह हरकत करता था। और उसने वो तजर्बा करके आम लोगों को यहाँ पर बताया कि ये देखो ज़मीन जो है गर्दिश करती है, ज़मीन हमेशा गर्दिश में रहती है, उस वजह से ये पेंडुलम जो है हिलता है। और आज भी जब इस इमारत के अंदर दाखिल होकर हम उस पेंडुलम को देखते हैं तो पेंडुलम उसी तरह हमें इसी तरह ज़मीन की गर्दिश के साथ गर्दिश करता हुआ नज़र आता है। और इन दो वजूहात की बिना पर यह इमारत जो है कि सोशलिस्टों का, सोशलिस्ट लोगों का, तरकीब पसंद लोगों का और मशहूर लोगों का ये एक कब्रिस्तान है। और साथ ही ये इस पेंडुलम के तजर्बे की वजह से ये इमारत बड़ी मशहूर है। ये इमारत वैसे भी इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है, इस लिहाज से पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और इस इमारत को फ्रांस में एक बड़ा इज्जत का मकाम दिया जाता है। इस पेंशन की इमारत को ये रोमन तर्ज तमीर पर इसे बनाया गया था और ये 5 दफ़ा जो है इसका मतलब भी ये रोमन की ज़बान से ही इसको लिया गया है। ये विक्टर हिगो के हवाले से एक तारीख थी, मैंने सोचा आप लोगों को इस हवाले से कुछ बताऊं और ये आपको आज मैंने इसकी तारीख बताई। इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।